मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। हम लोग हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह सभी लोग जानते हैं। और हर वर्ष हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो है अपने पर्व को मनाते हैं, झंडा फहराते हैं और शहीदों को याद करते हैं। क्या हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने अमर शहीदों को केवल याद कर लेना ही सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि है कि और भी हमारा उनके प्रति कर्तव्य बनता है? हमारे क्रांतिकारियों ने जो आज़ादी का सपना देखा था और स्वयं की कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराया था, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के और बिना किसी पद पाने की आकांक्षा लिए ही देश के लिए हमारे जवान कुर्बान हो गए। उनका सिर्फ एक ही सपना था रात दिन कि हमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ना है, जो इस देश के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, जो हमारे देश की संपत्ति है उसको लूट रहा है और हमारे भारतवर्ष के नागरिकों के अधिकारों को छीन रहा है। वैसे तो अंग्रेज 200-250 वर्ष ही देश पर शासन किए, लेकिन देखा जाए तो सदियों से हमारे देश के लोग किसी न किसी की गुलामी सहते हुए आ रहे थे। राजा महाराजा और जगह जगह हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और प्रजा उन्हीं राजाओं के अधीन थी। उनकी कितना स्वतंत्रता रही होगी और कितने आज़ाद होंगे और कितने अपने जीवन को बेहतर ढंग से ऊंचा उठाते होंगे, ये तो आज के तारीख में नहीं कहा जा सकता। लेकिन राजा रजवाड़ों से और ब्रिटिश हुकूमत को सहते हुए अंततः हमारे देश के जो आम नागरिक थे, उन्होंने हुंकार भरा और अपने देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करा लिया। और फिर शुरू हुआ एक राजनीतिक दौर, और आज के इस राजनीतिक दौर में अपने लोकतांत्रिक ढांचे को कितना हम सुरक्षित रख पा रहे हैं या उन संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों के ईमानदारी पर निर्भर करता है। वह किस तरह से लोगों के बारे में सोच रहे हैं और कितना वो नेक दिल से काम कर रहे हैं, उन तमाम छोटे छोटे लोगों और विभिन्न पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार लोगों पर निर्भर करता है कि इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में आम नागरिकों के प्रति वो कितना जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। वास्तव में लोकतंत्र आम लोगों के लिए ही होता है और लोग अपने सुरक्षा में, अपने रक्षा में, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। और प्रतिनिधि बिना किसी लोभ और लालच के कितने तटस्थ होकर काम करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। व्यक्तिगत जीवन में चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन जब किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद का निर्वहन करने के लिए मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो तटस्थता के भाव से देश के लोगों के बारे में सोचे, उसके अंदर भेदभाव की भावना न हो और सभी लोगों के बारे में अवसर उपलब्ध कराने के बारे में ही वो सोचे। यह हमें नहीं कहना है, बल्कि राष्ट्र के लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हमने जो आज़ादी पाई थी अपने क्रांतिकारियों की कुर्बानी से, वो कितना आज के तारीख में अक्षुण्ण है। कितना जब वो पीड़ित होता है तो जो संस्था उनकी सुरक्षा के लिए और उनके मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है, वो संस्था एक उस आखिरी व्यक्ति की आवाज़ को भी सुनती है जिसके लिए वो जिम्मेदार है, और बिना किसी के दबाव में आए और बिना किसी भेदभाव के वो आखिरी से आखिरी व्यक्ति के साथ न्याय करता है, उसके पीड़ा को हरण के लिए काम करता है या उन पर निर्भर करता है। और वो उनके व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि वो सार्वजनिक जीवन में इसलिए पद उन्हें हासिल हुए हैं कि लोगों की सुरक्षा और रक्षा के लिए काम करेंगे और लोगों के न्याय के लिए वो बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे।
आज न्यायपालिका पर सबका भरोसा है कि न्याय उन लोगों को भी मिलेगा जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और निरंतर जिनके लिए अवसर उपलब्ध नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं उन्हें चोट लगती है और कोई न कोई उनके अधिकारों की छीनने की कोशिश करता है। गाए बगाए जब अपनी बात को वो न्यायपालिका के पास लेकर जाते हैं तो लोकतांत्रिक ढांचे में हम न्यायपालिका से भी आशा और विश्वास लगाए रहते हैं कि हमारे साथ न्याय मिलेगा। लेकिन यदि न्याय भी समय से अगर नहीं मिलता है तो निश्चित ही उसको अन्याय ही कहा जा सकता है। न्याय की एक सीमा होती है और जब समय निकल जाता है तो उसका मायने नहीं रखता है। आज देश के अंदर तेजी के साथ वैचारिक मतभेद पनपने की वजह क्या हो सकती है? बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो गांधी जी पर भी कमेंट कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में करीब 20 वर्षों तक 2 दशक तक पूरे देश की जनता दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़ी रही और बिना किसी पद लिए, बिना किसी लालच और लोभ के गांधी ने पूरी जनता का नेतृत्व किया। और हश्र यह हुआ कि गांधी जी ने देश को अपने नेतृत्व में आज़ाद कराकर छोड़ा। गांधी के डंडे से ब्रिटिश हुकूमत हिलती थी और बड़े बड़े ब्रिटिश शासक उनसे डरते थे। उनको लगता था कि जैसे गांधी की लाठी उनके कलेजे पर लग रही हो। भगत सिंह ने किस तरह से हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और देश के लिए कुर्बान हो गए। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां खाई, उधम सिंह, तमाम ऐसे नाम अनाम हैं जिनको हम गिना नहीं सकते। देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि चौरी चौरा कांड भी आप भूले नहीं होंगे, जहां आम नागरिकों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। और बहुत से करोड़ों अनाम नाम हैं जिनको हम यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते। फिर उन शहीदों और वीरों की कुर्बानी यही है कि हम जो देश आज़ाद हमको मिला है उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हमेशा के लिए सदियों तक उसको जीवित रखें। कोई ऐसा काम न करें जिससे आज़ादी हमारे हाथ से फिसल जाए और गलत लोगों के हाथ में चला जाए। देश की जनता यदि कोई किसी जिम्मेदार व्यक्ति से प्रश्न पूछता है तो वो उतना ही हमारे देश का उतना ही उसको अधिकार है जितना बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को लगता है कि किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा पूछा गया सवाल वो जरूरी है उसका जवाब देना, तो उसे कोई भाग नहीं सकता है। यदि वो भाग रहा है तो निश्चित तौर पर बेईमान है और वो जवाब देना नहीं चाहता है। इसलिए देश का जो हर नागरिक जो स्वतंत्र रूप से सांस ले रहा है और देश की आज़ादी में अपनी भूमिका को निभा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। वास्तव में वो सारे लोग बेईमान हैं जो राष्ट्र में, समाज के भीतर किसी तरह के नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की उनकी कोशिश रहती है ताकि उनका निजी स्वार्थ सिद्ध हो जाए। शिक्षा और वैज्ञानिकता में यदि हम बढ़ावा नहीं देते हैं तो राष्ट्र को निश्चित तौर पे हम मजबूत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। आज विश्व के देश अपने वैज्ञानिक और तकनीकी दम पर तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं और तमाम राष्ट्रों के बीच जो युद्ध चल रहा है, हम देख सकते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पे एक देश जो है दूसरे देश को मात देने की कोशिश में है। वो दावा करता है कि हमारे पास मिसाइल है, परमाणु हथियार है, इसलिए हम कमजोरों को दबा सकते हैं। क्या कमजोरों को दबाना किस तरह का न्याय है? क्या जो विश्व के अंदर एक दूसरे से जो वैमनस्य और तनाव बढ़ रहे हैं उसमें यूएन को शांत कराने की जिम्मेदारी नहीं है? जो संकल्पना की जा रही थी कि विश्व स्तर पर जब भी किसी तरह का तनाव होगा संयुक्त राष्ट्र आगे आएगा। अब तो ये देखा जा रहा है कि जब भी दो देशों के बीच जब भी कोई युद्ध हो रहा है तो एक मजबूत उसमें से एक अपने करीबी देश के करीब चला जा रहा है। क्या इससे दुनिया में शांति आ पाएगी? अनर्गल प्रलाप और इस तरह के बयान जो सतही स्तर के हों, विश्व में
शांति ला पाएंगे। हमें ज़रूरी है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं अपने उन विचारों को त्याग कर दें जो उनमें निजी तौर पे एक संकीर्ण भावना को जन्म देता हो और दूसरे से अलग करता हो, जिसमें राष्ट्र का हित न हो और एक सर्वव्यापी विचार न हो। ऐसे संकीर्ण विचारों का हमें परित्याग करना होगा। हमें याद करना होगा कि हमारे देश की आज़ादी के लिए किस तरह से लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, दिन रात लगे रहे, अपने जीवन जो जीने के लिए उनके मिला था, जो आराम से वो जी सकते थे, उन लोगों ने उस आराम को त्याग दिया और इसी में लगे रहे कि किस तरह से अपने देश से अंग्रेजों को खदेड़ा जाए। हमें उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए और सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो सकती है जब उन्हें याद करते हुए हम जिन पदों पर बैठे हुए हैं और जो जिम्मेदारी हमें मिली हुई है लोगों की सेवा करने के लिए, राष्ट्र हित में काम करने के लिए और ईमानदारी के साथ उसको निर्वहन के लिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं और इसके विपरीत जाकर यदि हम कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे न हम राष्ट्र भक्त हो सकते हैं और न ही तो हम लोगों के दृष्टि में अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हमें ये संकल्प लेना होगा, हमें शिक्षा और देश में जो है आर्थिक विकास के लिए और लोगों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमें आगे आना होगा। तभी हम राष्ट्र को एक सूत्र में बांध पाएंगे और अपनी आज़ादी को कायम रख पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप जो है खुशहाल होंगे और अच्छे ढंग से आप निश्चित तौर पे राष्ट्र के लिए काम कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।